Today we have discussed the topic, the case study of chapter number 5, ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन की टॉपिक की हम लोग आज क्या करेंगे, केस स्टडी हैंडल करेंगे। चैप्टर 5 ऑर्गेनाइजिंग। मेरी वॉइस आ रही है बेटा आप लोगों को? आज ओनली 3 स्टूडेंट्स, दीक्षा, दिया एंड साक्षी। वेयर इज अदर? तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो कि मैम वो टॉपिक से अगर आपको कोई प्रॉब्लम है उस टॉपिक में, चैप्टर नंबर 3 में, तो आप पूछ लो। जो टेस्ट है मे बी मैं उसको रीशेड्यूल कर रही हूँ सैटरडे। आप लोगों को ठीक है, सुटेबल है सैटरडे का? ठीक है, आज ठीक है, सैटरडे को हम लोग टाइमिंग रख लेंगे। मैं अभी मैसेज आपको ग्रुप में मैसेज कर दूंगी। नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 4 की जो केस स्टडी रिमेनिंग थी हम लोगों की, उन लोग को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ओनली 7 स्टूडेंट्स, 6 स्टूडेंट्स आर देयर। ठीक है, अभी हम लोग पेज नंबर आपका है 217, उस पे केस दिया हुआ है 217। केस मैं आपको रीड करके बता रही हूँ, आप उस केस को पॉइंट्स जो रहेंगे उसमें हम लोग क्या क्या पॉइंट मेंशन करेंगे। ठीक है, तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट द ऑलवेज द केस स्टडी जब भी हम हैंडल करें या जब भी हम लोग केस स्टडी को सॉल्व करें तो हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? एट द एंड, मीन्स केस स्टडी के लास्ट में सबसे जो पॉइंट्स दिए होते हैं या जो पूछा गया वहां से स्टार्ट करते हैं, ताकि हमारे दिमाग के अंदर में वो हमको इजीली हम लोग उसको रिकॉग्नाइज कर सके कि पर्टिकुलर टॉपिक या पर्टिकुलर जो केस स्टडी है वो किस चैप्टर से बिलोंग कर रही है। वैसे तो हमको पता है कि ये वाली केस स्टडी पर्टिकुलरली चैप्टर नंबर 5 से है, ठीक है, लेकिन बेसिकली एग्जाम के अंदर में जो केस स्टडीज होती है उसमें हम लोगों को प्रॉब्लम्स आती है कि पर्टिकुलर जो केस दिया वो कहाँ से या किस चैप्टर से है, और फिर हम लोग पूरा केस स्टडी को रीड आउट करते हैं, उसके बाद में फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए क्या है कि सबसे पहले हम लोगों को जब भी केस स्टडी हैंडल करें, जब भी हम केस स्टडी को सॉल्व करें, तो हमको क्या करना है? स्टार्ट विथ एंड। तो जो केस स्टडी है, केस स्टडी नंबर 16, पेज नंबर 217, केस स्टडी है। A pointer identify the concept used by the Hirsch through which he was able to steer the company is greater height, and the second also explain any 3 point of the important of the concept। मीन्स हमको इसमें 2 पॉइंट निकालना है। फर्स्ट है आइडेंटिफाई करना है कॉन्सेप्ट, मीन्स जो पर्टिकुलर जो कंपनी है उसने कौन सा कॉन्सेप्ट यूज किया है। तो देखते हैं इस केस को देखते हैं। Hertz started a company, Tenny Toy Limited, to manufacturing the economical toys for the Indian rural market with the 20 employees. The company did not well in the initial year as the product was good and marketed well. देखो फर्स्ट लाइन के अंदर में एक वर्ड दिया हुआ है। क्या वर्ड दिया हुआ है? कि उसने इनिशियली जब कंपनी को स्टार्ट किया था, स्टेबल किया था कंपनी को, तो उन्होंने क्या किया था? 20 एम्प्लॉइज के साथ में उन्होंने कंपनी को स्टार्ट किया था। मुझे भी नहीं मिल रहा है मैम, आपको नहीं मिल रहा है? पेज नंबर 217, चैप्टर नंबर 5 ऑर्गेनाइजेशन के 217 पर जो क्वेश्चन नंबर 3 मार्क्स क्वेश्चंस लिखा हुआ है उसके अंदर में 16 क्वेश्चन नंबर है।
Hearst started the company Tenny Toy Limited to manufacturing the economical toys for the Indian rural market with a 20 employees. Means उसने start करी company 20 employees से. Means यहाँ पर हमको कुछ ना कुछ indicate हुआ है 20 employee means कुछ ना कुछ organization का structure है जिसके अंदर में total 20 employees वहां पे वर्क कर रहे हैं. द कंपनी डिड नॉट वेल इन द इनिशियल ईयर एज द प्रोडक्ट वाज गुड एंड द मार्केट वेल. द डिमांड फॉर दिस प्रोडक्ट वेंट अप. मींस इनिशियल स्टेज के अंदर में कंपनी की जो डिमांड थी प्रोडक्ट की वो अच्छी थी, मार्केट के अंदर में कंडीशंस अच्छी थी. तो हर्स्ट हु हैज अर्लियर टेकिंग ऑल द डिसीजन फॉर द कंपनी हैड टू बी सेलेक्टिव. मीन्स उन्होंने अर्ली स्टेज के अंदर में, अर्ली टाइम के अंदर में उन्होंने क्या किया हर्ष ने कि अपनी अथॉरिटी को, सेलेक्टिव अथॉरिटीज अपने पास में रखी, बाकी को उन्होंने डेलीगेट कर दी. नेक्स्ट है he believed the subordinate are competent, capable and the resourceful and can ensure the responsibility for the effective implementations of their decisions. मीन्स उन्होंने क्या किया, हर्ष ने अपने स्टाफ पर, अपने जो भी सबऑर्डिनेट थे उन पर बिलीव किया, उन्होंने उस पर बिलीव किया कि दे आर दैट मच कैपेबल और कॉम्पिटेंस और रिसोर्सफुल. ठीक है, तो ये जो पॉइंट मैंने आप लोगों को बताया था, डेलीगेशन वाला पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया था, उसके अंदर में हमने बताया था कि डेलीगेट मीन पर्टिकुलर वन पर्सन सभी तरह की वर्क नहीं कर सकता, उसको कुछ ना कुछ वर्क को डेलीगेट करना पड़ता है. द पेड ऑफ of the company was not only able to increase the production but also expand its product range with the different features. Means इसके बेसिस पर जब उन्होंने वर्क को डेलीगेट किया अपने ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर में, अपने स्टाफ को, दे आर मच कैपेबल, जो पर्सन्स थे वो कैपेबल थे, वहाँ पे जो एम्प्लॉइज थे जो अच्छे वर्क कर रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, जब डेलीगेट करी अपनी अथॉरिटी तो उसका रिजल्ट आउटकम्स आने लगा. आउटकम्स क्या था कि दे आर स्टार्टेड, दे आर एक्सपांड देयर बिजनेस एक्सपांड होना स्टार्ट हो गया. और ऑल्सो कंपनी ने क्या किया, न्यू वेराइटी और डिफरेंट फीचर्स ऑफ द प्रोडक्ट उन्होंने इंट्रोड्यूस किए. तो इस केस स्टडी से हम लोगों ने क्या आइडेंटिफाई किया, तो क्वेश्चंस पूछा था, तो आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट यूज्ड बाय द हर्ष थ्रू विच ही वाज एबल टू, मतलब उन्होंने अपने बिजनेस और कंपनी को सेटल करने के लिए और हाई ग्रेड पॉइंट पे जाने के लिए पॉइंट्स उन्होंने कौन से कॉन्सेप्ट को यूज किया. राइट डाउन इन चैट बॉक्स के अंदर में आप इसको लिखो कि कौन से कॉन्सेप्ट को यूज किया. मैंने अभी उसकी केस स्टडी को एक्सप्लेन किया, अब उसका आंसर आपको लिखना है. लिखो बेटा, अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया तो वापस से मैं एक बार केस को वापस समझाती हूँ कि ये केस क्या कह रहा है और आंसर क्या लिखना है कि हर्ष लिमिटेड ने, पर्टिकुलर मैनेजर ने कौन सा वर्क किया. ठीक है, वो कौन से कॉन्सेप्ट्स को यूज करके अपनी कंपनी को सेटल किया और हाई पोजीशन पर वो लेकर के गया. राइट, delegations to subordinate authority of and responsibilities. Yes beta, हाँ, okay, this is right answer. Or anyone else? And the next point बोला है, also explain the 3 point of the importance of concept. अब आपको उसके अलावा कौन कौन से पॉइंट्स लिखने हैं, इंपॉर्टेंस के बारे में लिखना है. मीन्स किसके इंपॉर्टेंस, कॉन्सेप्ट, जो हम लोगों के जो कॉन्सेप्ट था ऑथोरिटी, डेलीगेशन और रिस्पॉन्सिबिलिटीज का, तो उसके हम लोगों को क्या पॉइंट लिखना है, इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशंस. ठीक है, तो सेकंड आंसर है, तो फर्स्ट में तो हो गया डेलीगेशंस, ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज. जो नेक्स्ट वाला पॉइंट है उसके अंदर में हमको क्या लिखना है, वी हैव टू राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशंस. इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशंस के अंदर में एनी 3 पॉइंट्स लिख सकते हैं. वी हैव टू राइट दैट द इफेक्टिव मैनेजमेंट and better coordination between the employees and the employees development and also the growth of the organization. तो ये हम लोगों को explain करना है. If the question is will be given in the 6 marks or the 4 marks, तो आप लोगों को क्या करना है, जो questions को पूरा explain करना है. Means अगर importance पूछा है केस स्टडी के अंदर में, तो आपने क्या क्या इंपॉर्टेंस के फर्स्ट पॉइंट को एक्सप्लेन किया. सपोज दैट द इफेक्टिव मैनेजमेंट फर्स्ट, सेकेंड हो गया एम्प्लॉइज डेवलपमेंट एंड द थर्ड
मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ये 3 इंपॉर्टेंस हो गए डेलीगेशन के। सपोज 3 पॉइंट पूछे तो अब आपको क्या करना है, इन 3 पॉइंट्स को डिटेल के अंदर में लिखना है कि क्या मीन्स व्हाट इज इफेक्टिव मैनेजमेंट, इफेक्टिव मैनेजमेंट कैसे हुआ उस पर्टिकुलर कंपनीज के अंदर में। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट दैट द व्हाट इज इफेक्टिव मैनेजमेंट, इफेक्टिव मैनेजमेंट होता है तो कंपनी के अंदर में क्या होता है, ठीक है। और सेकंड थिंग्स आपको क्या लिखनी है उसके अंदर में कि उस पर्टिकुलर केस के अंदर में जो हर्ष लिमिटेड, जो हम लोगों ने हर्ष लिमिटेड का केस पढ़ा था, उस हर्ष लिमिटेड ने पर्टिकुलर केस के अंदर में कौन सी बातें की है और उसके बेसिस पे उसने अपने आप को कैसे मैनेज किया है, वो पॉइंट लिखना। ये आपको केस स्टडी क्लियर हुई, आपको समझ में आया? केस स्टडी सबसे इजी पॉइंट होता है बेटा। इफ यू लर्न दैट पर्टिकुलर, और अगर आप उस पर्टिकुलर टॉपिक और उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को या उस पर्टिकुलर चैप्टर को अगर आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझ लिया है तो आप लोगों के लिए केस स्टडी बहुत इजी हो जाएगी, ठीक है। जो आपका अंडरस्टैंडिंग पॉइंट है और जो आप लोगों ने उस चैप्टर को अच्छे से समझा है, आप लोगों ने उस चैप्टर को अच्छे से रीड किया और समझ लिया है, और जब तक आप पर्टिकुलर चैप्टर को आप नहीं पढ़ोगे तब तक आप कभी भी केस स्टडी हैंडल नहीं कर सकते। इसलिए फर्स्ट आपको क्या करना होता है, उस चैप्टर को पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि अभी ये पर्टिकुलर एक चैप्टर है, ठीक है। फिर जब ये पूरा पर्टिकुलर बुक हो जाएगी तो आपको प्रॉब्लम्स आएगी। इसलिए क्या है, साथ साथ में अभी आप लोगों के पास में फ्री टाइम है तो साथ साथ में आप लोग क्या करो, इस टॉपिक को पढ़ते जाओ, उसको समझते जाओ कि ये टॉपिक क्या कह रहा है, ठीक है। तो आप लोगों को केस स्टडी हैंडल करने में इजी रहेगा। केस स्टडी में हम लोग क्या करते हैं बेसिकली, हम केस स्टडी के अंदर में जो टॉपिक पढ़ा है उसी से रिलेट करके, कोरिलेट करके उसके आंसर को लिखते हैं। जैसे आप लोगों को इंपॉर्टेंस पता है, इस केस स्टडी के अंदर में इंपॉर्टेंस पूछा था, कॉन्सेप्ट पूछा था, कॉन्सेप्ट आपको पता चल गया कि हाँ ये थिंग, ये चीजें होती है किसी पर्टिकुलर केस स्टडी के अंदर में, तो ये डेलीगेशन का पॉइंट है या ये इंपॉर्टेंस का पॉइंट है, तो उसके बेसिस पर आप लिख सकते हो। सबसे इजी पॉइंट होता है केस स्टडी को हैंडल करना, ठीक है। नेक्स्ट केस स्टडी हम लोग देखें। प्रांजल आपको समझ में आया बेटा? नेक्स्ट केस स्टडी है हमारी, देखो जो आप लोगों की बुक में केस स्टडीज दी हुई है ना, कुछ केस स्टडी उस डिलीटेड पोर्शन की भी है, तो वो आपको नहीं करनी है, ठीक है। आपको सिर्फ और सिर्फ जो हमारा कोर्स के अंदर में अभी जो मैंने टॉपिक्स करवाए हैं, उस कोर्स के अंदर में जो भी केस स्टडीज है उनको आपको करना है, और उन केस स्टडी को नहीं हैंडल करना है जो हमारे टॉपिक से डिलीट हो गए हैं, ठीक है। तो बुक के अंदर में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो डिलीटेड टॉपिक से है, तो उनको आप छोड़ देना। नेक्स्ट है, उसके बाद की केस स्टडी देखते हैं जो आप लोगों का नेक्स्ट। विनोद जो केस स्टडी है, जस्ट उसके जो हम लोगों ने अभी केस स्टडी पढ़ी थी ना, हर्ष स्टार्टेड द कंपनी, उसके बाद ही दी हुई है केस स्टडी। 2 केस स्टडी दी हुई है। फर्स्ट केस स्टडी है आराधना एंड गंधर्व, ठीक है। दैट उसी पेज पर होगी या उसके बैक वाले पेज पे होगी, आराधना एंड गंधर्व की केस स्टडी है, ठीक है। इस केस स्टडी को मैं पढ़ती हूँ, क्या बोल रहा है। सबसे पहले लास्ट से स्टार्ट फ्रॉम बॉटम, लास्ट में बोला है फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर अडॉप्ट बाय यूकॉम लिमिटेड and started any 3 advantage of the structure, so identify means first हमको क्या करना है कि पर्टिकुलर जो कंपनी है उस कंपनी के अंदर में ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या है, कि वो डिविजनल है कि फंक्शनल है, क्या है स्ट्रक्चर। दिमाग में आया आप लोगों के, व्हाट इज डिविजनल स्ट्रक्चर और व्हाट इज फंक्शनल स्ट्रक्चर। दर्शना ने तो हैंडल कर लिया, मतलब बिना पढ़े ही, ठीक है। मीन्स स्ट्रक्चर मीन्स इन 2 स्ट्रक्चर्स में से ही कुछ ना कुछ आंसर होगा, ठीक है। अब हम लोग को देखना है कि वो केस क्या बोल रहा है। सेकंड है स्टेट द 3 एडवांटेज ऑफ द स्ट्रक्चर सो आइडेंटिफाई, मीन्स अगर आप लोगों ने सही आइडेंटिफाई किया है स्ट्रक्चर उस केस के अंदर में, पर्टिकुलर केस के अंदर में, तो आप उसके इंपॉर्टेंस को भी सही लिखोगे। इसलिए क्या होता है, जो फर्स्ट पैरा होता है, जो भी आइडेंटिफाई करने के लिए बोला है कि इस पर्टिकुलर केस स्टडी के अंदर में वो कौन सा स्ट्रक्चर को कंपनी फॉलो कर रही है, तो हम लोग क्या करेंगे कि इजीली हम उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज को भी लिख सकते हैं। चलो, आराधना एंड द गंधर्व हैज अ हेड ऑफ 2 डिफरेंट डिपार्टमेंट इन
UCOM Limited, they are efficient manager and are able to motivate the employees of their respective department in improve the performance. मीन्स यहाँ पर कुछ ना कुछ हाईलाइट हुआ. मीन्स दो पर्टिकुलर पर्सन है, आराधना एंड गंधर्व, दो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के हेड है. ठीक है. दे आर इफेक्टिव मैनेजर्स और बोथ आर द इफेक्टिव मैनेजर्स and are able to motivate the employees to their respective department to improve the performance. और दोनों ने ही अपने अपने डिपार्टमेंट में वो लोगों ने क्या किया, अपने एम्प्लॉइज को मोटिवेट करना स्टार्ट कर दिया. However, they are drive to excel in their own shape of the activity, instant to give the emphasis on the object of the enterprises has means इन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया है कि अपनी अपनी एक्टिविटीज को इन्होंने एम्फसाइज तरीके से अपने अपने ऑब्जेक्ट डिसाइड कर लिए. उसके बेसिस पर उन्होंने इंटरेक्शंस किया बिटवीन द डिपार्टमेंट दैट द आराधना एंड द गंधर्व आर हैंडलिंग. मीन्स दोनों ने ही अपने अपने डिपार्टमेंट्स, दो अलग अलग डिपार्टमेंट्स थे. आराधना का डिपार्टमेंट 1, डिपार्टमेंट ए एंड डिपार्टमेंट बी. सपोज ये दो डिपार्टमेंट है, इन्होंने दोनों डिपार्टमेंट के बीच में इंटरेक्शंस किया. इंटरेक्शंस बिटवीन बोथ द department heads. This was proved to be often the interdepartment conflict. उसके बाद में क्या हुआ, often there was interdepartment conflict and they have to become incapable. मीन्स आपस में फिर क्या होने लगा, इन दोनों ही डिपार्टमेंट्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया. मीन्स मे बी वन इज फ्रॉम द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, अनदर इज फ्रॉम द फाइनेंस डिपार्टमेंट, मे बी. ठीक है, क्योंकि इसमें बोला नहीं है कि कौन कौन से डिपार्टमेंट में है. ठीक है, लेकिन इन दोनों ही डिपार्टमेंट्स के बीच में क्या हो गया, हेड के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ. आपस में कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग या कोई भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होने स्टार्ट हो गई. Often they are inter-departments conflict and they have become incapable. This was proved to be harmful in the fulfillment of the organizational object. और जो कि क्या था, मेन जो उनका ऑर्गेनाइजेशन था उनके लिए हार्म था. क्यों? क्योंकि जब आपस में एक दूसरे के डिपार्टमेंट्स, अलग अलग दो डिफरेंट डिपार्टमेंट जब कॉन्फ्लिक्ट करते हैं तो क्या प्रॉब्लम्स आती है, प्रॉब्लम्स आती है ऑर्गेनाइजेशन के जो मेन ऑब्जेक्ट्स होते हैं उन पर. द सिचुएशन हैज, अब जो सिचुएशन थी वो कहाँ पहुंच गई, दैट द सीईओ ऑफ, जो पर्टिकुलर कंपनी का सीईओ था वहां पर उस सिचुएशंस को उन्होंने हैंडल किया. द हायरार्की वाज कंसल्ट रश्मि टू रिसॉल्व द प्रॉब्लम. सॉरी, उन्होंने क्या किया, कंसल्टेंट्स को हायर किया. दैट नेम ऑफ दैट कंसल्टेंट इज रश्मि, टू रिसॉल्व द प्रॉब्लम. उन दोनों डिपार्टमेंट्स की जो प्रॉब्लम्स थी उसको सॉल्व करने के लिए उन्होंने रश्मि को एक कंसल्टेंट पर्सन को हायर किया. After studying the situation closely, Rashmi found that the problem has to be arise due to the inflexible and the narrow perspectives on the part of both Aradhana and the Gandharv. Means उन्होंने क्या किया, जब क्लोज स्टडी करी तो उन्होंने देखा कि दोनों डिपार्टमेंट के अंदर में प्रॉब्लम्स अराइज हुई. क्यों अराइज हुई, इनफ्लेक्सिबिलिटी एंड द नैरो प्रोस्पेक्टिव्स ऑन द पार्ट ऑफ बोथ द डिपार्टमेंट्स. दोनों ही डिपार्टमेंट्स में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती जो इनफ्लेक्सिबल्स थे. चीज ऑफ द व्यू ऑफ द सिचुएशन इज रिजल्ट ऑफ टाइप्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. अब यूकॉम लिमिटेड के अंदर में कौन सा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स को फॉलो किया जा रहा था. अब आप बता सकते हो कि कौन सा स्ट्रक्चर्स फॉलो हो रहा था. बेसिकली देयर इज टू टाइप्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स. We have already discussed in the previous classes. ठीक है, तो उन प्रीवियस क्लासेस के अंदर में हम लोगों का जो स्ट्रक्चर्स था वो क्या, कौन कौन से स्ट्रक्चर्स थे. फंक्शनल, प्रांजल ने लिखा है, फंक्शंस बिकॉज ऑफ द डिवीजन ऑफ वर्क एंड द कॉन्फ्लिक्ट. फर्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर. बताओ which structure is follow in that particular department.
विच स्ट्रक्चर? फंक्शनल। ओके बेटा, फंक्शनल स्ट्रक्चर इसके अंदर में आएगा। क्यों? क्योंकि एक होता है डिविजनल स्ट्रक्चर, जब ऑर्गेनाइजेशन बहुत लार्ज होता है तब क्या किया जाता है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अंदर में उसको डिवाइड कर दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे पर्टिकुलर वन डिपार्टमेंट के 2 हेड्स के अंदर में उसको डिवाइड किया है। तो the concept was the structure was follow in that particular organization is functional structure। सबको समझ में आ रहा है? मुझे लग रहा है कि मे बी कुछ ही पर्सन कुछ ही स्टूडेंट्स आंसर दे रहे हैं। व्हाट अबाउट एल्स? दिया, आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ? फंक्शनल स्ट्रक्चर्स के अंदर में ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशंस होते हैं, इसके एडवांटेज हो गया, लेकिन इसमें जो डिसएडवांटेज इन्होंने बताया था, डिसएडवांटेज के अंदर में इनफ्लेक्सिबिलिटीज, जो पॉइंट हम लोगों ने उस पर्टिकुलर केस स्टडी के अंदर में देखा था कि जो रश्मि ने हाईलाइट किया, वो बोला था कि व्हाट इज द प्रॉब्लम बिटवीन द टू डिपार्टमेंट, विच इज इनफ्लेक्सिबिलिटी एंड द नैरो पर्सपेक्टिव्स। तो ये आ गया हमारा डिसएडवांटेज का पॉइंट। किसका डिसएडवांटेज है? फंक्शनल स्ट्रक्चर के डिसएडवांटेज है, वो है इनफ्लेक्सिबिलिटी एंड द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द इंटरेस्ट, और जो नैरो पर्सपेक्टिव्स है, ठीक है, वो अपने अपने डिपार्टमेंट्स को लेकर के उन लोगों की सोच सही थी, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या था, ये हार्मफुल हो गया था, प्रॉब्लमेटिक हो गया था। मींस आपको केस स्टडी हैंडल करना आया? यस से यस और नो। समझ में आया कि कैसे केस सॉल्व होते हैं? अब आप लोगों को केस, मुझे लगता है कि प्रॉब्लम्स नहीं आनी चाहिए केस के अंदर में। दिया, और व्हाट अबाउट एल्स? दर्शना, केस समझ में आता है? अब आप लोगों को मे भी लग रहा होगा कि मैम केस इजी होते हैं। केस इज इजी और क्वेश्चन आंसर इज इजी, ठीक है, क्योंकि आप लोगों का जो टेस्ट है मैंने पोस्टपोन किया है सैटरडे का, उसमें मैंने केस स्टडी भी दी है और मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस भी है, और कुछ क्वेश्चंस जो आपको लिखने हैं, राइट डाउन करने हैं, ठीक है। तो आप लोगों को ये पॉइंट क्लियर हुआ कि केस के अंदर हम लोग किस तरीके से केस को सॉल्व करते हैं, ठीक है। टोटल 20 मार्क्स का आपका टेस्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एक और हम लोग केस को देख लेते हैं, ठीक है। अगर यू हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस चैप्टर, अगर आपको इस चैप्टर से कोई प्रॉब्लम, कुछ डाउट है तो आप पूछ लो मुझसे, ठीक है मैम। यू हैव, आई विल एक्सप्लेन दैट पर्टिकुलर टॉपिक और पर्टिकुलर पॉइंट, और इससे पहले वाले टॉपिक से कोई कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। Anupam joined as a sales manager of company dealing with the garment manufacturing, being a professional in approach, means particular person ने कंपनी को ज्वाइन किया जो कि पर्टिकुलर क्या करती थी, कंपनी डीलिंग करती थी गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग के अंदर में। देखो लास्ट पॉइंट हम लोग फर्स्ट देखते हैं क्या है। इन द अबव कंटेंट, अबव केस, आइडेंटिफाई द वेरियस फीचर्स ऑफ द प्लानिंग highlighted in the above para by quoting line from it, means उसके अंदर की लाइंस को हमको देखना है कि which line shows what, means जो केस है वहां पर कौन सी लाइन हमको क्या बता रही है उसको देखना है। कई बार केस ऐसे भी होते हैं। तो Anupam joined as a sales manager of the company dealing with the garment manufacturing, being a professional in his approach. He knew that without good planning, he will not be able to organize or perform any other managerial function efficiently and effectively. Means यहाँ पे फर्स्ट क्या बता रहा है हमारे को, प्राइमरी फंक्शंस के बारे में डिनोट कर रहा है। He know that the without planning, means without planning जो पॉइंट लिखा है ना, he know that the without good planning वाला जो पॉइंट है वो क्या हाईलाइट कर रहा है, प्राइमरी फंक्शन, मींस प्राइमरी फंक्शंस है, प्लानिंग का जो प्राइमरी फंक्शंस है उसके बारे में वो हाईलाइट कर रहा है। नेक्स्ट है, only one of the basis of the sales forecast he can prepare an annual plan for its productions or sales basis. He will have to be
prepare a sales plan regular on the weekly and the monthly, quarterly and the half yearly basis. मीन्स यहाँ पर उन्होंने क्या किया, एक पॉइंट है जिसकी बेसिस पे हमको पता चल रहा है कि वो पर्टिकुलर पर्सन जो अनुपम है वो क्या कर रहा है कि वीकली, मंथली और ईयरली, क्वार्टरली के बेसिस पे वो क्या कर रहा है, प्रिपरेशन कर रहा है प्लानिंग की. मीन्स वी हैव टू से दैट द प्लानिंग इज कंटिन्यूस प्रोसेस. मीन्स इन दिस पैराग्राफ क्या शो हो रहा है कि प्लानिंग क्या है, कंटिन्यूस प्रोसेस है. नेक्स्ट पॉइंट है, while the preparing the sales forecast, he understand the intellectual thinking involving foresight, visualization rather the guesswork, and he has made sure that all these planning activity जो है, मीन्स इस पैराग्राफ के अंदर में क्या बता रहा है कि प्लानिंग इज मेंटल एक्सरसाइज. मीन्स प्लानिंग के लिए उसको मेंटल एक्सरसाइज करना है, हिड एंड ट्राई के बेसिस पर वो प्लान नहीं कर सकता है. और लास्ट में है द प्लानिंग जो फ्यूचरिस्टिक, जो उसी के अंदर में बता रहा है कि प्लानिंग क्या होता है, फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए हम लोग क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं. ठीक है, तो ये प्लानिंग वाला टॉपिक की जो केस स्टडी थी वो हम लोगों ने एक केस स्टडी देखी. नाउ प्रांजल को फ्यूचरिस्टिक कंटिन्यूस फीचर्स, प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक. यस बेटा, तो आप लोगों को समझ में आया कि केस कैसे किए जाते हैं. ठीक है, अगर आप लोगों को और कोई डाउट है किसी भी पॉइंट पे तो आप मुझसे पूछ सकते हो. ठीक है, वी हैव ओनली फ्यू मिनट्स. जो क्लास है वो ओवर हो जाएगी आफ्टर 4 मिनट, तो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी. अगर आपको प्रॉब्लम है कोई भी टॉपिक में तो आप मुझसे पूछ लो, राइट डाउन लिखो उसके अंदर में, चैट बॉक्स के अंदर में, और आप अपने डाउट्स क्लियर कर लो.